स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और आज की महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैं बार बार पहले से ही अग्रेसित काम करता हूँ और मानव शरीर की ग्रंथियाँ उल्लिखित कर रखा है ना। और इसके ठीक नीचे हमने पार्ट 3 डाला है, अंतःस्रावी ग्रंथि डाला है। अब मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि अगर थर्ड है तो ये तीसरा इसका पार्ट होगा। दो इसके महत्वपूर्ण पहलू आ चुके हैं और हमने क्रमबद्ध तरीके से उसमें ये बताने का प्रयास किया कि पहली बात वही स्रावी ग्रंथि क्या है और इसके बाद दूसरे में अंतःस्रावी ग्रंथि बताया है। तो फिर ये तीसरा लगाने का क्या तात्पर्य था। अंतःस्रावी ग्रंथि जो दूसरा पार्ट है तो मैंने कहा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, आप आसानी से ये जान पाएंगे कौन सी ग्रंथि कहाँ है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे एग्जामिनर काफ़ी प्रश्न करते हैं, इसलिए हम लोग इस पर 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग इसके गहराई तक थोड़ा सा जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली ग्रंथि की बात करते हैं जिसका नाम है पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। दोनों नाम सुनते रहिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये बात हमने बोला है, इसलिए मैं बार बार चीज़ें उल्लिखित नहीं करूँगा, लेकिन आप सुनते रहें, सेकेंड पार्ट भी देखेंगे तो ये आपका एकदम अच्छे ढंग से तैयार होगा। हमने कहा है पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हम लोग इस पर ज़्यादा बहस कम करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहस हो चुका है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं ये बात हम लोग जानेंगे। अब साफ साफ बात, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्यों कहते हैं ये बात जान लें हम, है ना। देखिएगा जरा, पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन नहीं स्रावित होते तो हम इसे अंतःस्रावी ग्रंथि ही ना कहते, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन ही स्रावित होते हैं, है ना। अब देखिएगा जरा, इसमें पहला है एसटीएच, जिसको आप ये कह सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में, नहीं तो फिर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ये चीज़ आप इंगित कर लें, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसी हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं, वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर सीधा साधा क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन है, तो एसटीएच को वृद्धि हार्मोन कहेंगे या इस तरह रहे कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को ही वृद्धि हार्मोन कहेंगे। अब ध्यान देना, हार्मोन हमने कहा था कि आपके शरीर में नियंत्रण का काम करता है। अगर ये अधिक हो गया ना फिर तो समस्या है, अगर ये कम हो गया फिर समस्या है। अगर ये हार्मोन अधिक हुआ, अधिक यानी सारी चीज़ें मैं इसलिए उल्लिखित कर रहा हूँ, अधिक हुआ तो आपकी शरीर भीमकाय हो जाएगी। भीमकाय का मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे आप, आवश्यकता से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे आप, है ना। खतरनाक है ये, जैसे आप मान के चलें असीमित वृद्धि होगी आपके शरीर में। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए आपके शरीर में तो फिर आप बहुत समझदार हैं, अब तो छोटा कर दीजिए ना इन्हें, और अब ये क्या हो जाएगा, बौनापन का शिकार हो जाएगा वो संबंधित व्यक्ति। ठीक है ना, क्लियर है। तो अधिक होने पर ये, कम होने पर वो, तो हम लोग यहाँ बने हुए हैं एसटीएच हार्मोन के साथ। और अब हम बात करेंगे टीएसएच हार्मोन, जिसको कहेंगे थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका तात्पर्य क्या है, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब ये है कि ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। लीजिए, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का तात्पर्य समझना जरा, कोई काम थायराइड ग्रंथि नहीं कर रही है, स्लो कर रही है, तो यहाँ का जो ये टीएसएच हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा, इसको प्रेरित करेगा थायराइड को, और कहेगा कि आप करें, वर्क करें, क्यों बैठे हुए हैं आप अपने काम की क्रियाशीलता को बढ़ाएं। समझ पा रहे हैं ना आप, ये तरीका होगा इनका टीएसएच का। इसके बाद देखिए एक आएगा एसीटीएच, यानी इसका काम क्या होगा, एडिनोकार्टियो, देखिएगा एडिनोकार्टियोट्रॉपिक हार्मोन,
हार्मोन। एड्रियोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन, इसका तात्पर्य क्या होगा? अब इससे पता चल रहा है ना, एड्रियो यानी एड्रिनल ग्रंथि पर एक कार्टेक्स वाला हिस्सा होता है, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक कार्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। जो एड्रिनो ग्रंथि का कार्टेक्स वाला हिस्सा है उसको ये नियंत्रित करता है। समझ गए ना आप? अब सीधा मैं यही लिख दे रहा हूँ, एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगा। ग्रंथि को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। थोड़ा सा नाम इसका टफ है, नाम थोड़ा सा इंग्लिश नेम थोड़े से टफ हैं, लेकिन आप, मैं ये तो पूरा लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, आप ध्यान रखें यही पूछा जाता है। STH, TSH या ACTH ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर है बात ना? बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, इसी बात को आप याद रखेंगे। जैसे एक आएगा GTH, इसको कहेंगे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन वाकई में किसको प्रेरित करता है? जनन ग्रंथि को प्रेरित करता है। यानी जनन ग्रंथि जहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में, एस्ट्रोजन मादा में निकलता है, उसी हार्मोन को ये प्रेरित करता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या कह सकते हैं यहाँ से उन पर भी नियंत्रण स्थापित होता है। पीयूष ग्रंथि का काम स्लो है, वर्क धीमा है, तो पक्की बात मान के चलें हमारी पीयूष ग्रंथि उस पर जिम्मेवारी अपनी उठा लेगी। क्लियर चल रहे हो ना? अब जैसे वाकई में मैंने क्या कहा आपसे कि इन्हीं बातों को आपको याद रखना है तो पीयूष ग्रंथि के बहुत से भी हार्मोन स्रावित होते हैं, लगभग 13 हार्मोन स्रावित होते हैं इससे, लेकिन सबसे उतना महत्वपूर्ण हमारा लेना देना नहीं है। जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब कोई दिक्कत? जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर ली है। और अब आपसे मैं कह रहा हूँ, इस बात को अगर आप नहीं याद रखना चाहते हैं तो मत याद रखें, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि A से एड्रिनल है और G से गोनेडो है, T से थायराइड है ना? इस बात को समझ पाएँ तो आप जान पाएंगे कि कौन सी ग्रंथि किसको, कौन सा हार्मोन किस पर नियंत्रण स्थापित करता है ना? पीयूष ग्रंथि कहाँ कहाँ नियंत्रण स्थापित कर रही है। जब इतने लोगों पर ये नियंत्रण स्थापित करेंगे तो इन्हें मास्टर ग्रंथि कहा जाएगा ना? क्लियर है ना? मास्टर ग्रंथि कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसी मास्टर ग्रंथि के ठीक पहले यानी वीडियो में हमने ये बताया हुआ है आपको पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि जिसे तीसरी आंख कहते हैं, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, आंख का रेत कहते हैं, आंख का रेत कहा जाता है। ये पीनियल ग्रंथि इनकी भी मास्टर है, अर्थात ये पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। बात स्पष्ट समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा कि आप पीयूष ग्रंथि को पढ़ रहे हैं, क्लियर है। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख, आंख की रेत कहते हैं। एक मटर के दाने की जैसी संरचना है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, इसे आंख का रेत कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण स्थापित करती है, यानी जो सबका करता धरता है उन पर नियंत्रण कौन स्थापित कर लेती है? पीनियल स्थापित कर लेती है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ अब आपको नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। एक स्टार लगा करके बात कर लेता हूँ, एक स्टार वाली बात है आपके साथ, और वो बात क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो ध्यान देना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके मस्तिष्क की प्रेरणा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके मस्तिष्क की प्रेरणा है। समझ पा रहे हैं आप? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपकी मस्तिष्क की प्रेरणा है और ये स्रावित होगी इसी पीयूष ग्रंथि से, इसीलिए तो मैंने इसे यहाँ लिखा है। मस्तिष्क इसे प्रेरित करेगा। सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात क्या है? क्योंकि मस्तिष्क सोच रहा है ना, मस्तिष्क सोच करके ये बात करेगा कि भाई आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। जब हम एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं तो भी इनकी मात्रा बढ़ जाती है ना? मज़ेदार। अगर आप किसी व्यक्ति से गले मिल रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप अपनी सहजता से काफ़ी पीछे चले जा चुके हैं, आप काफ़ी तकलीफ में हैं, काफ़ी हेजिटेशन में हैं, आप ऐसा काम करें, आप अपने किसी चहेते व्यक्ति के पास जाएं और उसके साथ आलिंगन की प्रक्रिया अपनाएं। आपके शरीर में आपका मस्तिष्क इसी पीयूष ग्रंथि को प्रेरित कर देगा और कहेगा
आदमी यार सुधरना चाहता है, थोड़ा सा इसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ा दो, ये तुरंत ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाएगा और आपके अंदर वो प्रेम की भावना तेजी से बढ़ जाएगी। इसीलिए तो इसे लव हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन कहा जाता है। हमारे देश में, हम अपने देश को अपने चैनल के माध्यम से इसकी तमाम प्रथाओं को, तमाम वो चीज़ें जो हमारे देश ने हमें बचपन से ही सिखा दिया है, वाकई में उन संस्कृति को सलाम करता हूँ, उस संस्कृति, उस जज्बे को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छे कंटेंट हमारे पास, हमारे जीवन में जोड़ दिया है पूरे वैज्ञानिक कारण के साथ। सोचना जरा, हमारी प्रथा है एक दूसरे से गले मिलने की, हमारी प्रथा है एक दूसरे से गले मिलने की, जबकि विदेश की प्रथा है एक दूसरे को किस करने की। वो मिलते हैं तो किस करते हैं और हम मिलते हैं तो गले मिलते हैं, है ना। वहाँ बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है और हमारे यहाँ जब हम गले मिलते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ जाता है। बेहतर है ना, प्रेम की भावना अंदर जाग जाएगी क्योंकि लव हार्मोन बढ़ने लगा है। ये क्लियर बात आप समझ पाए होंगे। तो हम लोग जुड़े हैं पीयूष ग्रंथि से और ये मैं मान के चलता हूँ कि आप पीयूष ग्रंथि की ये सारी बातें अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। कोई डाउट अब आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बात करता हूँ एक दूसरी ग्रंथि का, और वो है थायराइड। देखिए, मैंने आपसे ये वादा किया है कि आपको बहुत कुछ अलग करके दूंगा, और अगर आप एक अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर बात कर रहा हूँ आपके साथ, आप विश्वास करें हम पर, अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे दिशा में आपका दृष्टिकोण है, तो मान के चलिएगा फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप एक दिन ये जरूर कह दोगे कि वाकई में अब हमें किसी भी चैनल को देखने से, किसी भी बुक्स को पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज्ञान हमें हो चुका है, क्योंकि हम जो आपको दे रहे हैं सच में ज़्यादा करने का प्रयास हमारा खुद का ही है। आप एक बेसिक तैयारी कर सकते हैं और आप एक बहुत ज़्यादा लंबी तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। हम स्पेशल किसी चीज़ की तैयारी आपसे नहीं करवा रहे हैं, बशर्ते मैं जो भी सब्जेक्ट आपके सामने रखूँगा, जो भी सब्जेक्ट वाकई में वो जहाँ कहीं भी आपके किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ आपके लिए कारगर साबित होगा। अतएव आप क्रमबद्ध तरीके से जुड़े रहें, देखते रहें। तो अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। इसका भी लोकेशन आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पार्ट 2 देखें, इसी का पार्ट 2 देखें। और इसका लोकेशन है यहाँ गले में, तो जो ट्रैकिया है उसके पास, उसके पीछे ये थायराइड ग्रंथि है, और उसी थायराइड ग्रंथि पे फिर पैराथायराइड आएगी। लेकिन अभी फिर पहली बात तो हम थायराइड ग्रंथि की ही करेंगे। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, इस बात को ध्यान दें, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से निकलेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। यहाँ तक तो बड़ा आसान है, क्योंकि नाम से मिलता जुलता नाम याद करना बड़ा आसान होता है। थायराइड से थायरॉक्सिन, है ना, क्लियर बात ना। और अब ध्यान दें, तो थायराइड से थायरॉक्सिन हुआ, और अब यहाँ पर बात वही बनी रहेगी, अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा और अधिक हो गया तो क्या होगा, है ना। यही तो बात करने वाले हैं हम लोग। आज की जो कक्षा है, आज की जो ये क्लास है, आज हम लोग इसी पर तो निर्भर हैं, क्योंकि इसके पहले आपका लोकेशन तो हम पता ही कर चुके हैं, है ना। हम लोग आपके बारे में जान रहे हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे आए, किस हाल में हैं, ये पता है हमें। लेकिन अब क्या है कि इसकी कमी से क्या होगा, हमें इसको क्यों बचाना चाहिए, हमारी कोई ग्रंथ डिस्टर्ब ना हो, अपने स्वास्थ्य का हमें ख्याल क्यों रखना चाहिए, इस बात पर बने रहें। तो कमी होगा तो रोग होगा, और रोग होगा, अगर मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा तो मान के चलना आपकी फिक्र करता हूं मैं। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला तो हो जाएगा जड़ मानवता। जड़ मानवता, एक रोग होता है मिक्जीडिमा, ठीक है, एक जड़ मानवता जो कि बच्चों में होगा, और जो कि मिक्जीडिमा हमने लिखा है, वाकई में इसमें जनन क्षमता प्रभावित हो जाएगी। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, 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 और एक होता है घेंघा। ये चीज, ये 4 रोग मैंने लिख दिया, इसकी कमी से होंगे। जड़ मानवता वाकई में ध्यान रखिएगा, ये होगा बच्चों में, जड़ मानवता बच्चों में
जड़ मानवता का मतलब बुद्धिहीन होगा, मंद बुद्धि होगा, यानी कम दिमाग होगा, ज़्यादा सोच लेगा, है ना। सारी बात समझ में। कम दिमाग का मतलब हो, दूसरे तरीके से लो तो इसका मान के चलना, स्क्रू जो है वो टाइट होगा, कुछ ज़्यादा ही सोचेगा, हम लोगों से परे सोचेगा। ये भारत की राजधानी है, कभी दिल्ली नहीं बताएगा, अमेरिका बता सकता है, ये फिर वाशिंगटन बता सकता है, ये सारी बात समझ में, कुछ अलग ही करेगा। और जो मिगजीडिमा है, इसमें क्या है, जनन क्षमता, जनन शक्ति क्षीण होगी। और जब जनन शक्ति क्षीण होगी तो आपको पता ही क्या होगा फिर। तो जड़ मानवता और मिगजीडिमा की बात हुई। हाइपोथायरायडिज्म की बात अगर हम करें, अगर ये बीमारी अगर आपको लग गई, हाइपो यानी बहुत समय तक इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, सुनेंगे तो चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। यहाँ केवल हमने कहा कमी होगी, बच्चों में तो जड़ मानवता, आप बड़े हो गए, प्रौढ़ हो गए, आपने उस अवस्था को क्रॉस कर लिया जब आप जवान कहे जाने लगे, और उस समय आपके अंदर अगर ये थायराइड ग्रंथि ने मुंह मोड़ा तो मिगजीडिमा होगा, जनन क्षमता प्रभावित होगी। और हाइपोथायराइडिज्म जो हमने लिखा हुआ है, वाकई में अगर ये हो गया, और ये कब होगा, जब ये बहुत लंबे समय तक कम रहेगा, यानी काफ़ी समय तक। देखना, इसीलिए एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, वो क्या पूछेंगे आपसे, काफ़ी समय तक कमी बनी रहे, कमी रहे तब ऐसा होगा। तो एग्जामिनर कर सकता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो थायराइड के ज़्यादा दिनों तक कम रहने पर हो जाएगा, है ना। ये तो कम था, ये ज़्यादा समय लंबे अंतराल की कमी को दर्शाएगा हाइपोथायराइडिज्म में। और अगर ये हो गया तो फिर तो बड़ी समस्या है। इसमें भी समस्या तमाम प्रकार की, वो जनन क्षमता से लेकर के हर तरीके से आप फिर मारे जाएंगे। और यहाँ आपकी बुद्धि विवेक हर वो चीज़ जाने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, ये बात को ध्यान दीजिए। और घेंघा की बात करें तो घेंघा का मतलब जिसे आप ये कहते हैं, आपका जो थायराइड ग्रंथि है इसमें सूजन आ जाती है और आपके गले का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये आपने देखा होगा, बड़ा हो जाता है, इसी को घेंघा रोग कहते हैं। और सच पूछो तो वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। दोहरा तीर लगाइएगा, आयोडीन की कमी से तो हुआ क्लियर है, ये बात हमें बचपन से पता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन युक्त नमक खाएं, क्योंकि हमारे विज्ञापन में खूब मिला हमें। दूसरी बात याद रखना कि आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिए, है ना महत्वपूर्ण बात। हम ये ना याद रखें केवल कि आयोडीन की कमी से ऐसा हो रहा है, हम ये भी याद रखेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। कोई डाउट अब आपको नहीं है, मैंने प्रश्न का वो तरीका, वो प्रारूप देने का प्रयास किया, और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई उससे भी कहीं ज़्यादा एक्टिव और समझदार हैं। तो लगे रहें हमारे साथ, बेहतरीन चीज़ें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। और आप ध्यान दीजिए, और अगला है ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग होगा। टॉक्सिक ग्वाइटर रोग में क्या होता है, हृदय गति बढ़ेगी, हृदय गति तीव्र हो जाएगी, और आप कह सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। ये चीज ध्यान देना, यानी हृदय गति तीव्र होगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा आपका। कब, जब आपका ये थायराइड ग्रंथि ज़्यादा होने लगेगा, ज़्यादा स्रावित होने लगेगा। क्लियर है ना। एक रोग ये भी होगा जिसे हम लोगों ने क्या कहा, टॉक्सिक ग्वाइटर कहा। और एक रोग और याद रखिएगा, एक्सोपैथेलमिया रोग। अगर ये हो गया तो और ही मज़ेदार रोग है भाई, इसको जरा देखना। एक्सोपैथेलमिया रोग अगर हो जाएगा ना, तो ये जो आपकी आंख का जो नेत्र कोटर है, नेत्र कोटर का मतलब जिसमें हमारा ये गोल जैसी आंख जिसमें सेट है, ये वाली हिस्सी, यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाकई में क्या होगा, बाहर चला आएगा। आंख जो है काफ़ी बाहर निकल आएगी, यानी नेत्र कोटर से निकल जाने का प्रयास करेगी। आप ऐसे व्यक्तियों को भी देख चुके होंगे, उनके अंदर
थायराइड की अधिकता होती है और एक निश्चित उम्र तक जाते जाते उनकी आँख ऐसे काफ़ी बाहर चली जाती है और आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अगर कुछ भी फेंकें तो हम उसी गोली में मार सकते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो आँख काफ़ी बाहर आ जाती है, इस बात को ध्यान दें। तो एक्सोपैथेल्मिया रोग में क्या होगा, नेत्र कोटर से आँख बाहर निकल आएगी, नेत्र कोटर से आँख बाहर की तरफ आ जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाहर निकल के गिर जाएगी, वहाँ उछले कूदेगी, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नेत्र कोटर से आँख बाहर की तरफ आ जाएगी, इस बात को ध्यान देना, यानी काफ़ी आगे आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। तो मैं मान के चलूँ कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं। मैंने कहा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो जड़ मानवता, मिक्सिडीमा, हाइपोथायराइडिज्म, घेगा रोग होगा, और अगर अधिक हो गई बात तो ये टॉक्सिक गोइटर, काफ़ी ये हृदय गति तीव्र रोगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। और एक रोग ये लिखा हमने एक्सोपैथेल्मिया, नेत्र कोटर से आँख बाहर चली आएगी या बाहर की तरफ रहेगी, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो खतरनाक चीज़ें हैं, खतरनाक रोग हैं आपके सामने। आप अपने हार्मोन को मेंटेन तो बनाने का ही प्रयास करें, और वाकई में सब कुछ खान पान पर है। थायराइड ग्रंथि आसानी से प्रभावित नहीं होती है, खान पान बिगड़ने पर ही प्रभावित होती है, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए सारी चीज़ें हमारे व्यायाम, खान पान, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बात करता हूँ एक दूसरी ग्रंथि का, और वो है पैराथायराइड। अभी बात किया था ना हमने इस बात की, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि वाकई में इसका काम क्या है और ये कहाँ पाई जाएगी, तो लोकेशन आपको इसके पहले वाले वीडियोज़ में दिया ही गया है, आप ये जान ही रहे हैं। उसी पैराथायराइड ग्रंथि पर ये पाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, पैराथायराइड ग्रंथि से वाकई में एक हार्मोन निकलता है पैराथायरॉक्सिन, पैराथायरॉक्सिन, और एक हार्मोन निकलता है कैल्सीटोनिन। दोनों याद रखिएगा आप, कैल्सीटोनिन। जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है ये कब स्रावित होगा, ध्यान दीजिएगा, जब कैल्शियम की कमी होगी शरीर में, यानी कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम। कैल्शियम की कमी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पैराथायरॉक्सिन, क्लियर। और अगर कैल्शियम की क्या हो जाए, अधिकता, तब कौन सा हार्मोन स्रावित होगा। अब यानी अधिकता को मेंटेन करना है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होगा। यहाँ कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे लगता है बहुत आसान बात है, कुछ करना ही नहीं, तो बिल्कुल आसान था, इसलिए हम लोग यहाँ तक तो पहुँच ही गए। अब कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, एड्रिनल। एड्रिनल, एक बात और ध्यान दें, इसी ग्रंथि को पराउटू कहेंगे, पराउटू। और जो थायराइड है, थायराइड ग्रंथि, नाम भी कभी कभार अजीब अजीब आ जाते हैं, इसको आउटू ग्रंथि कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर कभी मिस कर जाएं आप उस महत्वपूर्ण टॉपिक को ही। थायराइड को आउटू कहेंगे और पैराथायराइड को पराउटू कहेंगे, कोई बात नहीं, एक नाम और याद रखेंगे हम लोग बस। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल जिसे हम लोग कहेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क यानी वृक्क के ऊपर ये पाया जाती है ग्रंथि। और इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्टों की बात करेंगे, एक होता है कार्टेक्स, कार्टेक्स, और एक होता है मेडुला, कार्टेक्स और मेडुला। जो कार्टेक्स भाग है, ऐसे सीधी बात किया जाता है ना, वो करते हैं क्वेश्चन की, कार्टेक्स से क्या होता है, क्या स्रावित होता है। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो कार्टेक्स जो है ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इस बात को ध्यान देना, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, उपापचयी क्रियाओं को ये क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलेगा, बड़ा प्यारा नाम है, लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। और अभी हमने पीछे जो बात किया हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, उसका भी श्रावण यहाँ से होता है, इस बात को ध्यान दीजिए, जिसे हम लोगों ने लव हार्मोन कहा है। आप सोच रहे होंगे सर दो उत्तर आप क्यों दे रहे हैं, दो उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आप समझिएगा ज़रा। मैंने कहा जो हमारा मस्तिष्क है वो प्रेरित करेगा लव हार्मोन को, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा,
कि भाई देखिए आपके शरीर में लव हार्मोन नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने उसको वहाँ से जोड़ करके अब यहाँ ला करके सिद्ध कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्लियर है बात ना? इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ क्रमबद्ध तरीका लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक पढ़िए, फिर तो आप जान पाएंगे कि हमें उत्तर कैसे देना है। क्योंकि अगर आप उतना ही वीडियो देख करके वापस चले गए हैं तो फिर तो आप गलत करके आने वाले हैं एग्जाम में। कहना क्या है देखिएगा, मस्तिष्क कहेगा पीयूष से, मस्तिष्क कहेगा पीयूष से, पीयूष से स्रावित होता है ACTH, है ना, एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन। वो हार्मोन प्रेरित करेगा किसे? एड्रिनल को, और एड्रिनल से निकलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस बात को आप ध्यान दीजिए, वहाँ वो प्रेरक लाइन है, यानी एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। वो मस्तिष्क ने पीयूष को, यानी हाइपोथैलेमस ने किसको कहा होगा? भाई भय, प्रेम, दर्द, ईर्ष्या, दुख, ये सब कहाँ से नियंत्रित होते हैं? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने कहा होगा किससे? किससे? पिट्यूटरी से, यानी जिसे हम पीयूष कहते हैं, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो कहेंगे किससे? फिर वो अपने आगे प्रेषित करेंगे, उनसे निकलता है एक हार्मोन ACT, है ना, ACTH, जो ये निकलेगा उस वो हार्मोन जाकर के किसे प्रेरित करेगा? इस एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करेगा, और एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग को? कार्टेक्स वाले भाग को प्रेरित करेगा, और यहीं से हार्मोन निकल आएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मुझे लगता है अब क्लियर है आप, है ना, अब क्लियर हैं आप, अब जाकर के आप इस तह तक पहुंच गए हैं, मुझे लगता है आप समस्या नहीं होगी। तो लव हार्मोन यहाँ से निकलेगा। और ध्यान दीजिए, कार्टेक्स की बात जहाँ मैं करे जा रहा हूँ, जहाँ इस बात पर हम लोग बने हुए हैं, इस बात को भी ध्यान दें, अगर कार्टेक्स हार्मोन 2 सप्ताह तक हमारे शरीर में ना निकले, या 2 सप्ताह तक ये हमारे शरीर से माइनस कर दिए जाएं, यानी बाहर कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, तो पक्की बात है हमारी मौत निश्चित है। फिर हमारे उपापचयी क्रियाएं हमें नहीं बचा पाएंगी, और या कह सकते हैं वो नहीं होंगी। फिर हमारा इस दुनिया से पलायन करना आसान हो जाएगा। तो ध्यान दें, वाकई में एड्रिनल ग्रंथि जो है ये कार्टेक्स वाला भाग है, अगर ये हमारे शरीर से 2 सप्ताह तक बाहर कर दिया जाए, ये अद्भुत तथ्य जोड़ दिया इसके साथ आप, जिससे आपकी रोचकता बनी रहे, इसलिए मैंने इस बात को शेयर किया आपके साथ। अब ध्यान दें, लाइफ सेविंग हार्मोन यहाँ से निकलता है, नाम भी कितना प्यारा है, और आप इस प्यार के साथ आप इसे याद रख पाएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और ध्यान देना, और अगर उपापचयी क्रियाएं नियंत्रित नहीं हुई तो कौन सा रोग होगा? एडिसन रोग। सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि एडिसन रोग किस हार्मोन से के कारण होते हैं? तो कहिए कार्टेक्स हार्मोन, कार्टेक्स हार्मोन या लाइफ सेविंग हार्मोन जिसे कह रहे हो आप, इसी हार्मोन के कारण अगर इसकी कमी हो गई है तो पक्की बात मान के चलें एडिसन नामक रोग हो जाएगा। और अब आप इस बात को समझ गए हैं। एडिसन रोग का मतलब है उपापचयी क्रियाएं अनियंत्रित हो जाएंगी, इनका थोड़ा सा व्यवधान आपके शरीर में हो ही जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं मेडुला वाले पार्ट का, यहाँ से भी हार्मोन आएगा ही आएगा, मज़ेदार हार्मोन आने वाला है, लड़ो उड़ो हार्मोन। लड़ो उड़ो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन आएगा मेडुला वाले हिस्से से, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं फंस गए हैं, यानी डर गए हैं, ज़्यादा डर गए हैं, यानी आपने शेर देख लिया है, अचानक आपने शेर देख लिया, अचानक आपने सर्प देख लिया, अचानक आप भयभीत हो गए, भागने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। इन तमाम जगहों पर जो हम अभी बोल रहे हैं, ये तमाम जो चीज़ें हमारे मुख से अभी उल्लिखित हुई हैं, उच्चारित हुई हैं, जैसे हमने कहा कि क्या कहा? भय हो गया, पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, और आप असहाय अवस्था में पहुंच गए, आप किसी ऐसी दुर्लभ चीज़ को देख गए कि आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी जगह में आपके हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ आपके शरीर में एक हार्मोन स्रावित ज़्यादा होने लगता है, जिसका नाम है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन का श्रावण कब ज़्यादा होगा? जब आप भय में होंगे, हार्मोन का ज़्यादा श्रावण होगा, और ये ज़रूरी भी है। अगर ज़्यादा ये श्रावित ना हो तो फिर तो समस्या है, यानी जब आप किसी संकट में होंगे, इसीलिए इसे संकट मोचक हार्मोन कहा जाएगा। क्लियर है बात? इसीलिए इसे
संकट मोचक हार्मोन कहा जाएगा। संकट मोचक, इस बात को ध्यान दें, संकट मोचक हार्मोन किसे कहोगे आप? तो एड्रेनलिन हार्मोन को का ज़्यादा श्रावण होगा तो हम लोग इसे संकट मोचक हार्मोन कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में जन्म लेता है और ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे हम अपने आप को सेव कर पाते हैं। क्लियर है ना? तो वाकई में बहुत ही ये हंसने मजाक करने की टॉपिक तो थी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चलें हमारे पहलू से जुड़ी टॉपिक है, हमारे शरीर के उस हिस्से से जुड़ी टॉपिक है जहाँ वाकई में हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। लव हार्मोन तो जान ही गए हैं, और अब अगर हम आपसे बता दें खुशी का दूत, खुशी का दूत किसे कहेंगे? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? खुशी का हार्मोन किसे कहेंगे? खुशी का हार्मोन किसे कहेंगे? तो ये 3 नाम तो मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन पहचान केवल एक व्यक्ति का है ये, और वो हार्मोन है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन, जिसका श्रावण होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, जिसका क्या होता है? श्रावण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। क्लियर है बात ना? और अगर ये बात आप ध्यान रखें कि एक तो हाइपोथैलेमस है, एक आपका पीनियल ग्रंथि है जिसे आपने तीसरी आंख वगैरह कह डाला है ना? क्लियर है ना? और हाइपोथैलेमस जो कि डोपामाइन हार्मोन का श्रावण करती है, डोपामाइन हार्मोन यहाँ से निकलेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। और ये डोपामाइन हार्मोन को खुशी का हार्मोन, रासायनिक दूत कहते हैं, खुशी का दूत कहते हैं। ये जब निकलेगा तो ये खुशी के लिए निकलेगा। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, तो मान के चलिएगा आपके शरीर में डोपामाइन हार्मोन बढ़ रहा है और ये आपकी खुशी के लिए जिम्मेदार है, आपकी खुशी के लिए प्रेरित करेगा आपको। और अगर ये नहीं निकलेगा फिर तो आप खुश होकर के भी खुश नहीं हो पाएंगे, वो समस्या आपको घेर लेगी। ठीक है? और हम लोगों ने जनन हार्मोन के बारे में पहले ही जान लिया था, उसके पीछे ही हमने कहा था जनन हार्मोन में एक आपके नर जननांग से हार्मोन जो स्रावित होगा, जिसे आप टेस्टोस्टेरोन कहेंगे, मादा से एस्ट्रोजन निकलेगा, रिलैक्सिन निकलेगा। इस बात की चर्चा हम लोग इसके पार्ट 2 में कर लिया है, और मैं मान के चलूँ कि इस बात को आप समझ गए हैं। अब जो पार्ट 2 था इसका एक सूक्ष्म रूप था, जो पार्ट 3 है, दोनों को जोड़ दोगे आप तो एक विस्तृत रूप आपके सामने आ चुका है। और दोनों वीडियो आपको देख करके अपने तैयारी को एक निश्चित आयाम तक पहुंचाएं, आप एक बेहतर ढंग से तैयार हो जाएं आप। ये मेरी इच्छा भी है, मनोकामना भी है, और आपके लिए शुभकामना भी है। आप बेहतर ढंग से तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और अगर ये कंटेंट आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास भेजें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।